है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन प्रस्तुतकर्ता कोरोनिल, कोरोना की प्रथम रिसर्च व एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन। प्रायोजक अंबा शक्ति SDTMT, लार्जेस्ट प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, वर्ल्ड रिनाउंड टेक्नोलॉजी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। इंडिया के बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स। सर्च agrwalpackers.in, the original अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, DRS ग्रुप। हिक्स डिजिटल थर्मामीटर, ये भरोसा है 100 वर्षों का। हिक्स डिजिटल थर्मामीटर, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान, ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300 और लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। संसद नहीं चलने देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, देश लोकतंत्र और संविधान का अपमान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष के हंगामे पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर। घर पर लगाया मकान बिकाऊ है का पोस्टर। धर्म विशेष पर घर बेचने के लिए मजबूर करने का आरोप। मध्य प्रदेश में अवैध शराब बेचने वालों की अब खैर नहीं। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है, जहरीली शराब बेचने वालों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा। कांस्य पदक जीतकर वापस लौटी पीवी सिंधु। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होंगे ओलंपिक के खिलाड़ी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित, कहा 60% एक्टिव केस महाराष्ट्र और केरल में। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में केस बढ़ना चिंता का विषय। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पेट्रोकेमिकल कंपनी में आग लगी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। बकरी ईद वाले दिन यहाँ पे मांस के कुछ टुकड़े मिले थे मंदिर के पास, जो हमारे मतलब कि कल्चर के लिए बिल्कुल अगेंस्ट है। 1-2 लोग आके यहाँ पे कुछ अश्लील हरकतें भी करके जाते हैं। 81 घर है यहाँ पे, सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है कि भाई 4 जने बेच के चले जाएंगे, 6 जने बेच के चले जाएंगे, फिर बाकी 70-80 लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम पलायन कर सकते हैं। 50 लाख का मकान है, ये 3 करोड़ में 2.5 करोड़ में खरीदे। इनके पैसा कहाँ से आ रहा है? कोरोना काल में हमें आज दाल रोटी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन ये 3-3 गुना खरीद रहे हैं। कहाँ से आ रहा है इनके पास? यहाँ की कॉलोनी के कुछ लोग डीएम साहब से मिलने जाएंगे, उनका भी कहना यही है और हमें भी मालूम है कि कोई भी मकान खरीदने या बेचने पे कोई रोक टोक नहीं है। कुछ मुद्दों पे जो है इन्होंने कुछ बातें रखी। अभी चूंकि मुझे डीएम साहब को बताना है, मैं उसकी गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता। बड़ी खबर, नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं। 81 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर। ये खबर राष्ट्रीय मीडिया में हो सकता है आपको देखने को ना मिले, क्योंकि हिंदू परिवार पलायन को मजबूर है। धर्म विशेष के लोग अगर पलायन को मजबूर होते तो आज सड़क से लेकर संसद तक का हंगामा होता। लेकिन ये खबर मुरादाबाद की है। मुरादाबाद का ये कॉलोनी है लाजपत नगर कॉलोनी, जिसको शिव विहार कॉलोनी भी कहा जाता है। यहां पर लोगों का आरोप है कि साजिशन 3 गुना 4 गुना कीमत पर धीरे धीरे इलाके पर एक तरीके से मजहबी कब्जा हो रहा है, और जिस वजह से 81 जो परिवार है हिंदू परिवार, वो अब पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहां की जो बहू बेटी हैं वो तो कह रहे हैं कि छेड़खानी, अश्लील हरकतें,
मांस मच्छी वगैरह घर के सामने फेंक दिया जाता है। लेकिन इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर इस खबर को देखा जाए तो खबर यह है, क्योंकि मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंच चुका है, डीएम तक ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। याद करिए, कैराना का मामला आया था, तब 346 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर थे। फिर मेरठ का मामला, अलीगढ़ का मामला, नूरपुर का मामला, बरेली का मामला और अब मुरादाबाद का मामला। एक तरीके से ये पलायन की ये सीरियल साजिश चल रही है, पलायन करवाने की एक सीरियल साजिश चल रही है। और उत्तर प्रदेश में मतलब रहने की आजादी भी नहीं है क्या? ऐसा क्यों होता है कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो एक सन्नाटा सा होता है, एक चुप्पी सी होती है, और इन लोगों के साथ आज कोई नहीं खड़ा है। सरकार, क्योंकि ये कहा जा रहा है भाई योगी सरकार है तो भाई कथित हिंदूवादियों की सरकार है, लेकिन यहां तो हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ आपको बता दें मौलाना अली खादरी साहब हैं, वीएचपी से विनोद बंसल जी भी मेरे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी से कापिस श्रीवास्तव जी भी हैं मेरे साथ। लेकिन गौरव भाटिया, आज आपसे सवाल है, क्या बदला भाई? अखिलेश राज, योगी राज, क्या बदला? आज भी वही हालात है। मैं तो जब मैंने इस पर डिबेट करनी शुरू करी तो मेरे पास जो आंकड़े पहुंचे हैं, अप्रैल 2018 कैराना, जुलाई 2019 मेरठ, जून 2020 अलीगढ़, मई 2021 नूरपुर, अगस्त 2000 ये अब खबर आ गई है मुरादाबाद जुलाई, और बरेली में भी था। इलाका बदल रहा है, कहानी वही है, वही पुरानी कहानी पलायन की। अमन जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, मैं उत्तर देता हूं। आपने कहा क्या बदला, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब सपा की सरकार थी, और आपने बदला कहा इसलिए पहले उससे शुरुआत कर रहा हूं, वरना इस प्रकरण के बारे में जानकारी देता, तो वाल्मीकि समाज था, उनको जबरन वहां से पलायन के लिए कौन मजबूर कर रहा था आपको पता है? आजम खां मंत्री थे और उनके कहने पे ये हो रहा था, और वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि हमें मजबूर किया जा रहा है। उस वक्त सरकार तो चुप रही, कोई कार्रवाई नहीं करी, और भारतीय जनता पार्टी ने ये बात उठाई थी और उनके साथ खड़ी रही थी। अब जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, ये जानकारी बड़ी आवश्यक है, तो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। बिल्कुल। कि सामूहिक पलायन अगर कोई करवाता है, जबरदस्ती करता है, तो इस पे उत्तर प्रदेश सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। और इस प्रकरण में क्या किया मैं आपको बता दूं, एलआईयू की रिपोर्ट तुरंत मंगवा के, उसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हों, चाहे आईएएस ऑफिसर हों, एसएसपी, डीएम, उन्होंने दोनों पक्षों की, जो धर्म समुदाय हैं, उनकी एक बैठक रखी है जिसमें बात हो जाए और ये मामला ऐसे आगे ना बढ़े, और किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और स्वेच्छा से हो जो भी हो। आप गैर कानूनी ढंग से किसी भी व्यक्ति पे दबाव नहीं बना सकते। और एक सामाजिक संतुलन होता है, जो आपकी आज की चर्चा है उसमें सबसे अहम मुद्दा सामाजिक संतुलन का ही है, वो बना रहे, वो कोई भी जगह क्यों ना हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मैं आज आपसे एक आश्वासन चाहता हूं, मैं एक आश्वासन चाहता हूं आपसे, इनमें से एक भी परिवार पलायन को मजबूर नहीं होगा, एक भी परिवार पलायन को मजबूर नहीं होगा, यह आश्वासन आप दीजिए। ये परेशान है ये लोग, मैंने जो बातें सुनी है, बेटियां कह रही है वहां की कि अश्लील हरकतें की जाती हैं, हम घर छोड़ देंगे, सामूहिक पलायन हो रहा है, अश्लील हरकतें, मांस वगैरह, सब बहुत ज्यादा परेशान है। 81 फैमिलीज हैं। आप सोचिए किसी को अपना घर छोड़ना पड़े ना तो उस पर क्या गुजरती है गौरव। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, मैं आज आपसे आश्वासन चाहता हूं कि ताल ठोक के कहिए, एक भी परिवार आपके होते हुए, आपकी सरकार होते हुए दबाव में पलायन को मजबूर नहीं होगा। गौरव जी। अमन जी, बाकी बिंदुओं पे तो बाद में आएंगे। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा है, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, और उत्तर प्रदेश से मैं हूं, मैं आश्वासन देता हूं, एक परिवार तो दूर, एक सदस्य भी परिवार का मजबूर नहीं किया जाएगा कि उसको पलायन करना पड़े, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वो सरकार है जो कानून में आस्था रखती है, हमारा ये दायित्व है, और इसीलिए पुनः कह देता हूं, एक परिवार तो दूर, एक सदस्य भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो पलायन करे। समाजवादी पार्टी से कापिस श्रीवास्तव जी हैं,
कपिल जी, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जाएंगे मदद करने, क्योंकि आप लोग भी राम भक्त हैं, कथित हिंदूवादी हैं। अब तो आपका धर्मांतरण, सियासी धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन सियासी, तो आप लोग नहीं जाएंगे मदद करने? परेशान है हिंदू परिवार? देखिए अमन भाई, बहुत सीधी सी बात यह है कि जहां लीगल चीजें अप्रोच होती हों और इनलीगल चीजें हो रही हों, वहां पे किसी पार्टी का कोई वक्त नहीं और न जरूरत होती है। और जो यहां पर हो रहा है उसमें अगर प्रशासन चुस्त होता तो शायद इस तरीके की चीजें सामने नहीं आती। मैं तो एक बात कह रहा हूं, अभी जो आपकी बातों से मैंने समझा और मैंने जो इससे पहले रिकलेक्ट की हैं चीजें जी, उसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। और गौरव भाटिया साहब बैठे, षड्यंत्र किसका? उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन एक्ट, बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले, मैं पूरी बात लेकर के आऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन कर रहा है। एजेंसीज इनके पास है, जांच करा लेंगे। मैं एक चीज कह रहा हूं, जो यूपी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उस एक्ट को उठा लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सर्किल रेट से अगर नीचे भी कोई जमीन की खरीद हो रही है तो सर्किल रेट पर ही उसका भुगतान होगा। लेकिन आप अपने जमीन का क्या मूल्य लगाते हैं उसको दुगना तिगुना चौगुना नहीं कह सकते, क्योंकि यह बाजार पर निर्भर करता है और दो तरह के से वैल्यूएशंस निकलते हैं। मैं तो एक बात आपको कह रहा हूं, अगर कोई हिंदू को उसकी आवश्यकता है अगर, तभी वो ये चीजें बेचता है। अच्छा। और अगर प्रेशर बनाया जा रहा है, सुन ले, प्रेशर बनाया जा रहा है तो तमाम धमकी दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को उसके घर का वो बेच के जाना चाहता है, अचानक से पूरे लाजपत नगर, पूरे लाजपत नगर कॉलोनी को अचानक से आवश्यकता हो गई 81 परिवारों को। एक मिनट जी जी अमन भाई, पूरी बात सुन ले, मैं लीगली बहस करूंगा। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि गौरव भाटिया जी, कम से कम वो भी एक एडवोकेट है और मैं भी एक एडवोकेट हूं। अच्छा लगेगा कि लीगल बहस हो राजनीतिक छोड़ करके, क्योंकि मसला राजनीति से नहीं हल होता है, मसला विधि से हल होता है। अच्छा, और विधि सम्मत सरकार। मैं पूछ सकता हूं आपसे, अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो, काउंटर ले सकते हैं? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं, चलिए सवाल आप लेते रहे, लेकिन कंटिन्यू। मैं पूरा कंटिन्यू कर दूं, मैं कंटिन्यू कर दूं। भाई देखिए, ऐसा है कि जब आप अधिक दाम पे अगर खरीदते हैं तो वहां कोई विधि विरुद्ध काम नहीं, ना कोई नैतिक विरुद्ध काम है। और अगर ये विधि विरुद्ध और नैतिक विरुद्ध काम है तो बिल्कुल ये इस पर जो है कोई ना कोई एक्शन टेक होना चाहिए था, जो अगर प्रशासन ने नहीं किया, शासन ने नहीं किया, तो इनकी मंशा ये जाने। लेकिन एक चीज हकीकत है, क्योंकि हमारे अपने लोग भी इस मसले पे वहां पे गए थे और हिंदू परिवारों में भी बैठे हैं, मुस्लिम परिवारों में भी बैठे। एक चीज उजागर होकर के सामने आई है, जिसने बेचा है मकान, चाहे वो पश्चिमी गेट से की तरफ से या पूर्वी गेट की तरफ से, उसमें सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के उनसे लिंकड थे और इसमें भ्रष्टाचार किया जाना था, जो कि वो पैसा देने के लिए तैयार। कपिल जी, इसका दरअसल सही एंगल ये है, आपने मुझे बोला करके ये दोनों आपने मुझे बोला, कपिल जी चलिए पॉइंट पर आ जाते हैं। आपने जलेबी बना ली, पॉइंट पर आ जाते हैं। आपने बोला षड्यंत्र है, ये एकदम सीधा, ठीक है, सीधा 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 सीधा। आपने बोला षड्यंत्र साजिश, कौन कर रहा है? किसका षड्यंत्र, किसकी साजिश कि आज 81 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर है? ना 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 ना, देखिए ऐसा है कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज कई वर्षों से चल रही होती तो प्रश्न आज नहीं महफूज होता कि आप उठा लिए जब मेरा मन करा था। देखिए, नूरपुर भी शुरू हो गया, मजलिस का झाल बाजार भी शुरू हो गया जी। देखा ना AIM, भारतीय जनता पार्टी और साक्षी महाराज जिंदाबाद वाले हिसाब। तो देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश और भारत की जनता जानती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने कौन कर रहा है, ये लोग झूठ कह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जी, आप मेरी बात सुनिए ना, आप एक मिनट, आप सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। ये जितने परिवार वाले हैं, जो बच्चियां हैं, बहू बेटियां हैं, आप सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना कपिल जी, मेरी बात सुनिए ना। ये जो बहू बेटियां हैं, बच्चियां हैं, जो परिवार वाले हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बहू बेटियां, सब झूठ कह रहे हैं आपके हिसाब से? ये जितने परिवार, 81 हिंदू परिवार अचानक से ये घर बार बेचकर वहां से जाना चाह रहे हैं, इनको शौक है कि अपनी मतलब पुरखों की घर वगैरह सब छोड़ छाड़ के ये लोग जाना चाहते हैं।
अचानक से इनका मन कर गया कि 81 फैमिलीज घर छोड़कर जाना चाह रही, अचानक से इनका मन कर गया और ये शौक में सड़कों पर बैठे हैं। तो इतने कोई आपको नजर नहीं आ रही कोई साजिश, कोई षड्यंत्र? जी जी कपिश जी। अमन भाई, ये तो इतनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है या सो रही है। अगर इस तरह की दिक्कत हमारे किसी भी नागरिक को, क्योंकि हम लोग धर्म का चश्मा और जाति का चश्मा नहीं लगाते, हमारे लिए नागरिक नागरिक है, उसके सबको अधिकार एक जैसे। अगर विधिक अधिकारों का अत्याचार हो रहा है, अगर क्राइम हो रहा है, तो सही साजिश हो रही है। पहले सरकार सो क्यों रहा है? जी नहीं, ये तो मैंने पूछा ना सरकार से, गौरव भाटिया से मैंने पूछा कि क्या बदला, मैंने बोला ना, मैंने पूछा क्या बदला, आप बताइए पहले, आप मानिए तो सही। हाँ साजिश हो रही है, दूसरे धर्म के लोग साजिश कर रहे हैं, मानिए तो सही। तो उनसे सवाल पूछिए भाई, कार्रवाई करिए। मैं कैसे पहले क्या मैं जांच की एजेंसी हूं? नहीं। हाँ ये सारा परिवार झूठ कह रहे हैं, ये सारे परिवार 81 हिंदू परिवार झूठ कह रहे हैं, इनकी आदत है। ये कभी नूरपुर, कभी बरेली, कभी अलीगढ़, कभी कैराना, ये इनको आदत है, इनको शौक उठता है, अचानक घर बार छोड़कर चले जाते हैं परिवार। ये सारे झूठ कह रहे हैं लोग। ये अचानक बिना दीपावली का त्योहार क्यों आ गया है? ये तो इन्वेस्टिगेशन तय करेगी ना। मैंने तो आपको इन्वेस्टिगेशन का एक पॉइंट बताया, सरकार को करना इन्वेस्टिगेशन। आप सरकार छोड़ दीजिए, हम करवा लेते हैं। विनोद बंसल वीएचपी से हैं। विनोद बंसल जी आप बोलिए। शौक है, आदत होती है, लोग कभी खड़े हो रहते हैं हिंदू परिवार, इनको पता नहीं क्या, कभी नूरपुर खड़े हो जाएंगे, कभी कैराना में 346 परिवार खड़े हो जाएंगे, कभी मेरठ में, कभी अलीगढ़ में, कभी नूरपुर में, कभी बरेली में, कभी मुरादाबाद में। देखिए, जो पाकिस्तान बना था, जिस बेसिस पर पाकिस्तान बना था, उस इस्लामिक जिहाद और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसी के आधार पर ये सब काम हो रहे हैं। कहीं की भी घटना ले लीजिए, कैसी भी घटना ले लीजिए, वो सब जगह जहां हिंदू पलायन को मजबूर है, वो वहां पर जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के अतिवाद का शिकार है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का देखिए अमन जी, कि इस देश की राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता को तो दोषी मानते हैं, लेकिन वो जिहादी और उनके सरगना और उनके पालक जो लोग हैं, उनके बारे में चुप रहते हैं। बिल्कुल उनके मुंह में दही जम जाता है। आप देखिए, यही पलायन अगर मुसलमानों का हुआ होता उस क्षेत्र से, तो ये सारे के सारे रोड पर आ जाते, हो ही नहीं सकता। सारे पार्लियामेंट को हैंगअप कर देते, सारे विधानसभाओं को हैंगअप कर देते। विनोद बंसल साहब, एक पता है, मैं आज जब मैंने अपनी रिसर्च टीम को बोला कि मुझे कुछ फिगर्स दीजिए कि भाई कभी मुसलमानों का हुआ हो, वो कह रहे हैं आजाद भारत के इतिहास में आज तक, सुनिएगा जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं, आजाद भारत के इतिहास में आज तक कोई मुसलमान या मुसलमान परिवार डर की वजह से पलायन को मजबूर ही नहीं हुआ है। आज तक 47 से लेकर आजाद भारत के इतिहास में यही सहिष्णुता है। मतलब यही हिंदुओं के बहुसंख्यक होना सेकुलरिज्म और सहिष्णुता की गारंटी है कि जब मुसलमान बहुसंख्यक हुआ तो हिंदू पलायन को मजबूर हो गया। और आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि मुसलमान या मुस्लिम परिवार पलायन को मजबूर हुआ हो। ये तो सवाल ही आपका बेकार था विनोद जी। अमन जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, देखिए हिंदू समाज है तभी तक देश सेकुलर भी है। और हमने देखा दुनिया के जितने भी देश हैं, वो 56 के 56 देश कैसे बने, ऐसे ही धीरे धीरे करके बने। पहले शरणार्थी आए और वहां के मूल निवासियों को शरणार्थी बना दिया इन्होंने। वही डेमोग्राफी और वही मेंटेलिटी यहाँ भारत में काम कर रही है। हम बार बार कहते हैं इस बात को। और देखिए मैं बताता हूँ आपको, भैया बंगाल में हिंदुओं का पलायन होता है तो ममता जिम्मेदार होती है नहीं होती? भैया खबर आई बंगाल में हिंदू परिवार पलायन को मजबूर, घर बार छोड़ने को मजबूर। बंगाल में हिंदुओं का पलायन ममता जिम्मेदार, यूपी में हिंदुओं का पलायन कौन जिम्मेदार? नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल राज सत्ता भी जिम्मेदार है, कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते ये लोग। लेकिन साथ साथ विपक्ष भी कितना जिम्मेदार नहीं है। ये आखिरकार एक तरफ पड़ला अपना डाल करके और सब कुछ झाड़ लेते हैं। ये तो गलत बात है ना जी। इनको भी कहने की आदत पड़नी चाहिए कि आखिरकार इस देश का हिंदू भी आपको वोट दे सकता है। नहीं तो आप सोचिए, क्या आपको ये लग रहा है कि भैया अब ये लोग विपक्ष के पास जाएंगे? क्या जाएंगे तो सत्ता पक्ष के पास ही ना। भाई पुलिस इनकी नहीं सुन रही, ये लोग कह रहे हैं पुलिस हमारी नहीं सुन रही, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है, लोग सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गए। 3 दिन हो गए इस मसले को, अभी भी बता रहे हैं कि ये सारे घर परिवार आधे कीमतों पर छोड़कर मजबूर है बेचारे जाने को, पुलिस नहीं सुन रही है। और वहां पर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सरकार जिम्मेदार। गौरव भाटिया आप बोलिए, बंगाल में हुआ हिंदू पलायन तो ममता जिम्मेदार, योगी राज यूपी में हिंदू पलायन तो कौन जिम्मेदार?
गौरव भाटिया आप बोलिए, उसके बाद कादरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमन जी, जैसा मैंने पहले भाग में कहा था, पुनः कह दूं कि जो प्रशासन है वो दोनों जो सदस्य हैं वहां पे लोग हैं, उनसे बातचीत करके बैठक भी करवा रहा है, जिससे बातचीत से मसला हल हो जाए। और एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसको मजबूरन पलायन करना पड़े। सामूहिक पलायन की तो बात ही नहीं होनी है। दूसरी बात, फर्क क्या है, पश्चिम बंगाल में पलायन हुआ और ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति करते हुए दूसरी तरफ देख रही थी। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन सक्रिय है। लेकिन अगर आप आधा मिनट दे तो मैं सपा के जो प्रवक्ता थे उनका जवाब दे दूं। अच्छा, अब हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता है समाजवादी पार्टी से, उनको किसी वजह से जाना पड़ा है, कपिल श्रीवास्तव को किसी वजह से जाना पड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अब आप बोलिए। तो मैं उनकी बात का उत्तर दे दूं। देखिए, ये लोग कह रहे थे कि हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते। रामपुर में पहला मैंने उदाहरण दिया, सपा की सरकार थी, आजम खां खुद वहां पे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे उनको प्रताड़ित कर रहे थे, तब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि जो प्रताड़ित कर रहे थे, जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो एक धर्म विशेष के थे। दूसरी बात, आप बताइए, विधिक बात करते हैं तो जब जबरन धर्मांतरण का कानून आया जो धर्म तटस्थ है, तो मेरे हाथ में अखिलेश यादव का बयान है, उन्होंने विरोध क्यों किया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर ऐसी कोई मजबूत कार्रवाई होगी कानूनी जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो सपा का वोट बैंक खिसक जाएगा। तो ये आरोपी जो होते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। दूसरा उदाहरण, अभी वहां पे संदिग्ध लोग पकड़े गए, आतंकवादी, और उनका धर्म हम सब जानते हैं क्या था। सपा ने तब कोई बयान दिया था? अमन जी, आपने सुना था क्या? हम लोग इंतजार करते रहे। सरकार तो अपना काम कर रही थी, बल्कि इन्होंने कहा ये चुनाव की वजह से गिरफ्तारी हो रही है, और इनका अपना मैनिफेस्टो ये कहता था कि हम अगर आतंकवाद के मुकदमे में भी मुसलमान फंसे होंगे तो उनको रिहा करेंगे। ये तो कोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा तो ये केस नहीं वापस कर पाए। ये इनका इतिहास है। मौलाना अली कादरी, उसके बाद मैं आ रहा हूं, डॉक्टर अरविंद गुप्ता आ रहा हूं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, अच्छा चलिए आप पहले बोल लीजिए। बोलिए आप गुप्ता जी, पहले आप बोल लीजिए, बोलिए आप। अमन जी, पहली चीज तो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार है? सही बात। क्या यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनकी है, या हम विपक्षियों से आज पूछने बैठे कि आप क्या करेंगे? जब एक व्यक्ति, कुछ लोग एक मोहल्ले में आके अगर बस जाते हैं, ठीक, और उसके बाद वो असामाजिक हरकतें अगर करते हैं, तो उसके लिए क्या हम पूरे मोहल्ले को या दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या वहां के लोगों ने जब शिकायतें वहां के नियर के थाने में करी तो पुलिस प्रशासन क्या करता रहा? अब उसके बाद जब सब लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई भी संज्ञान लेके उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, सीधी सी बात यह है कि इसे जो प्रदेश सरकार है वो अपनी असफलता, जो प्रशासनिक असफलता है, उसके लिए केवल एक तरीके से माहौल क्रिएट कर रही है कि जैसे विपक्ष जिम्मेदार है, जबकि बैठे आप हैं उसमें सत्ता है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता और गौरव भाटिया जी के लिए मैं एक बात और बता दूं। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल अगर आपसे, अभी मेरी गेस्ट टीम ने बताया समाजवादी पार्टी से हैं, आप समाजवादी पार्टी से ही हैं जी, और आप जो है धर्म विशेष के लोग जो साजिश कर रहे हैं जबरन, आप उसके खिलाफ हैं और 81 हिंदू परिवारों के साथ हैं आप, और आप समाजवादी पार्टी से हैं। पक्का ये पार्टी की लाइन है आपकी? बिल्कुल 100%। और ये धर्म विशेष के लोग जो साजिश और षड्यंत्र के तहत जो वहां पर कब्जा कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ? अमन जी, यहाँ कुछ लोगों ने वहां पे एक मकान खरीदा। अब मैं उसे, उन जो असामाजिक तत्व क्या किसी धर्म विशेष का चिन्ह लेके चलते हैं? एक घर खरीदा गया, नहीं तो वो तो ये जो कि उसमें असामाजिक तत्व थे जी। डॉक्टर गुप्ता, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्यों परेशान है? आपने सुना, बच्चियों को सुना, बहु बेटियों को सुना, वो लोग क्यों परेशान है? वो कह रहे हैं कि इलाके पर कब्जे का प्लान है। 2 से 3 घर सर, 2 1 नहीं 3 बिक चुके हैं, और वो भी 50-50 लाख के होते हैं, उसको 3-3 करोड़ में खरीद रहे हैं और गेट पर खरीद रहे हैं। और वहीं पर पूरा जितने भी लोग हैं वहां पर, जितने लोग रह रहे हैं 80 के 80 परिवार, वो लोग वहां पर छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि वहां पर असली हरकतें से लेकर मांस, वो सब कुछ फेंका जा रहा है उनके घर, वो चीजें हैं। इसका मतलब तो आप उन सारी चीजों के खिलाफ हैं डॉक्टर गुप्ता? इसका मतलब वहां पे पुलिस चौकी और प्रशासन नहीं है, ये मालूम है? ये मैं गौरव से पूछता हूं, पहले आप बोलिए, आप इन चीजों के खिलाफ हैं और आप 81 हिंदू परिवारों के साथ हैं?
देखिए सीधी सी बात यह है, आप बोलिए आप 81 हिंदू परिवारों के साथ है। बिल्कुल 81 हिंदू परिवारों के साथ है। और आप एक का भी पलायन आप लोग, गौरव भाटिया ने बोला नहीं होने देंगे, आप लोग भी जाएंगे उनके समर्थन में। 81 हिंदू परिवारों के साथ समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि हम किसी भी स्थिति में किसी के साथ भी कोई भी अगर जुर्म हो रहा होगा हम उसके खिलाफ कोई किसी नहीं है, हिंदू परिवार है, कहने में क्या हिचकिचाहट है भैया। दूसरी तरफ तो होता ही नहीं है पलायन, दूसरी तरफ तो पलायन होता ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। आज मौलाना अली कादरी बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं, मतलब अब बताइए कौन डरा हुआ है? 81 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर, डरा हुआ कौन? मौलाना अली कादरी। देखिए अमन, आप ताल ठोक कर जो है इससे पहले कैराना का भी बताए, अलीपुर का भी बताए और अलीगढ़ का भी बताए, बरेलवी का भी आपने जिक्र किया, अब जो है मुरादाबाद की बात है, नूरपुर का भी आपने जिक्र किया। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा सर कि कितने ऐसे आप ताल ठोक कर अपने चैनल पर पलायन करने पर लोग मजबूर है, जो स्टोरी आपने चलाई, क्या आपके पास वो डाटा भी मौजूद है साहब कि कितने लोग पलायन करके घर छोड़कर गए, या न सिर्फ स्टोरी चली? और रहा सवाल साहब, आपको दुख हो रहा है अगर किसी ने नहीं छोड़ा, आपको दुख हो रहा है साहब, मैं बोलने के बाद आपको, चलिए बोले आप कादरी जी। ना सुनिए आप, हम ये चाहते हैं कि जो यूपी में सरकार चला रहे हैं, कट्टरपंथी लोगों की सरकार है, मुसलमानों के जुलूसों पर, जलसों पर, मुहर्रम पर पाबंदी लगाने की जो बात करते हैं, तो ऐसे लोगों की सरकार में हिंदू कैसे पलायन कर रहा, पहले ये सोचने वाली बात है। ये चीज़ का मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हैरत हो रही है आपकी बात सुनकर। रहा सवाल, अगर इसमें कुछ सच्चाई है भी तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों आखिर ऐसी इस चीज़ों पर रोकथाम नहीं लगाई जा रही है? और ये जो है ना साहब, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट को यूनाइट करने के लिए 2022 की तैयारी है, क्योंकि योगी जी ने जो कारनामे किए हैं वो हम कोरोना के वक्त देख चुके हैं कि गंगा के किनारे कितने लोग कैसे कैसे हालात में पड़े हुए थे, लाश जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। तो अब इनको तो ऐसे तो वोट मिलने वाला है नहीं, वो जानकारी इनको आपको नहीं वोट मिलेगा तो माइंड टेम्परिंग में मिलेगा। किनारे शव दफनाने की एक परंपरा है सालों से हिंदू धर्म में, वो आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। आपने बोला कई बार मैंने सुना हिंदुओं का पलायन हुआ। अमन भाई सुनिए ना, आपने कई आराम से मेरे अमन भाई, मौलाना अली कादरी, सवाल है आपसे, सवाल है मेरा आपसे मौलाना अली कादरी, आपने बोला मेरे भाई, आपने कई बार सुना है मेरे भाई कि पलायन हुआ, आपने बोला कई बार आपने सुना पलायन हुआ हिंदुओं का। सुनिए, अरे साहब, पलायन की स्टोरी चली, चलिए पलायन की खबरें आई, पलायन की खबरें आई, डाटा बतला दो। आपने सुना ये कई बार, आपने सुना कई बार हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें आई गई, स्क्रिप्ट तैयार की गई, ठीक है, और अमन चोपड़ा के जरिए स्क्रिप्ट चलाई गई। तो कभी आपने ऐसा सुना कि मुसलमानों ने पलायन किया? कभी सुना ऐसा? कभी कहीं सुना हो हैदराबाद कि मुसलमानों ने पलायन किया हो? मुसलमान परिवार सामूहिक पलायन को मजबूर हैं जी। हैदराबाद में मुसलमान रमीजाबी के फसाद के वक्त कई लोग मुसलमान हिंदू बस्तियों को छोड़कर वो अपना पलायन किए हैं। कई ऐसी मिसालें हैदराबाद में मौजूद है, लेकिन आज वो स्थिति यहां पर नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। और रहा सवाल साहब मुरादाबाद, संभल, असमोली, चंदोसी, कानपुर, ये सारे जगहों पर मैं जा चुका हूं साहब, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। लेकिन ये काम तो जो है अपनी सियासी रोटियां सेकने वालों का है। फिर आ रहा हूं इंशाअल्लाह, आप देखेंगे मुरादाबाद में, आप जो कॉलोनी की बात कर रहे हैं ना, लाजपत नगर की, मुरादाबाद जाऊंगा तो वो कॉलोनी को जरूर जाऊंगा, जाकर के आपसे वहां खड़े रहकर बात करूंगा कि यहां पर कितने लोगों का पलायन हुआ था। नहीं, एक घर आप भी खरीदेंगे वहां पर ना साहब, आप दिला देंगे तो आपके घर के बाजू ले लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात। गौरव ये कह रहे हो 22 की वजह से आप 2000 ले लेता हूं। एक मिनट, पड़ोसी भी चले जाएंगे। अमन जी, हाँ जी, अमन जी, अब आपके पड़ोस को भी खाली करने के चक्कर में ये गौरव भाटिया आप बोलिए। वो कह रहे हैं 2022 चुनावों की वजह से आप लोग ये सब करते हैं। आप में तो एक रूममेट हो जाएंगे, सारे देश को जो एक मैसेज जाएगा
अरे हो गया रूम में मैसेज जाएगा कि अरे हो गया रूम में एक मुसलमान आने के बाद आप लोगों ने आंदोलन किया है। देखिए कभी ऐसा लगा, एक मिनट विनोद बंसल, कादरी साहब, कभी ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा क्या गलती है जाइए सर कि अभी एक मिनट आप हमारे दिल में आ जाइए, थोड़ा सा धरातल पर भी आ जाइए, बहुत बड़ा है, अपने दिल में रख लेंगे आपको हम। देखिए हाँ बहुत बड़ा है, तभी तो 56 देश बन गए, तभी तो देश बदल गए, उनकी संस्कृति बदल गई, उनकी मान्यता बदल गई, उनकी सभ्यता बदल गई। ऐसा क्यों और है? सिर्फ बचा तो बचा, इस्लाम बचा वहाँ पर। ऐसा क्यों है कि इतनी इंटॉलरेंस है कि 2 से 3 घर खरीदते ही वहां जो है सबको सब भागने को मजबूर हो गए। आप सोचिए पूरा मोहल्ला जो है वहां पे हिंदू हैं, जितने मर्जी मुसलमान रहे अच्छे से रहते, जहां थोड़ी सी अधिग्रहण की कोशिश होती है दूसरा समुदाय भागने को मजबूर हो जाता है। देखिए अमन भाई, आपको मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आपने नूरपुर की बात की, आपने कैराना की बात की, आपने अलीगढ़ की बात की, अब मुरादाबाद की बात कर रहे हैं। अरे सर आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आखिर ये एरिया से कितने लोग घर छोड़कर गए, पलायन करने पे मजबूर हुए, आप डाटा तो पेश करो सर। सारे डाटा है, कहीं जाके तो देखो, मैं डेटा देता हूं, 346 परिवार थे। ये इनको दर्द ये है कि जा क्यों नहीं रहे हैं, ये कब तक चलेगा? इनको दर्द ये है कि जा क्यों नहीं रहे हैं, इनकी समस्या ये चिढ़ा रहे हैं कि भाई जा क्यों नहीं रहे हैं, जल्दी जाओ, मैसेज ये दे रहे हैं, जा क्यों नहीं रहे हैं, कितने गए, अब तक छोड़कर क्यों नहीं गए, पलायन अब तक हुआ क्यों नहीं? चलिए गौरव भाटिया बोलिए। गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं। गौरव भाटिया बोलिए, उसके बाद में विनोद बंसल आपके पास आऊंगा। जमुनी कोई मुसलमानों की नहीं है, वो गंगा भी हिंदुओं की है और जमुना भी मुसलमानों हिंदुओं की है। वो गंगा जमुनी छोड़ दो, मिलकर रहना चाहते हैं। देश के अंदर गंगा जमुनी तो वही खत्म हो गई थी जब 1947 हुआ था। गंगा जमुनी वही खत्म हो गई थी जब कश्मीर घाटी को खाली किया था। गंगा जमुनी तो वही खत्म हो गई थी जब बंगाल में हिंदुओं को जलाया जा रहा था। वो गंगा जमुनी कहाँ गई? वो गंगा जमुनी कहाँ गई जब हिंदुओं को मारा जाता है? सुनिए बंसल, वो गंगा जमुनी कहाँ चली जाती है जब हिंदू पलायन को मजबूर हो जाता है? ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। गंगा जमुनी का गंगा जमुनी कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा मौलाना। अब हिंदू समाज जब खड़ा हो जाएगा तो आपको रहना भारी पड़ जाएगा। थोड़ा सा समझाए तो समझाइए, हमने अनेक बार कहा है अल्पसंख्यक इतना गुस्से में मत आइए। अरे मैं नहीं कह रहा, हमारी तो मजबूरी है, आप हमें मजबूर मत करिए, हिंदू समाज को मजबूर मत करिए कि वो व्यवहार किया जाए जो व्यवहार आपका समुदाय करता है। आप समझिए इस बात को, हिंदू समाज को रहने दीजिए शांति से। देखिए सुनिए, उसकी शांति में खलल मत डालने की कोशिश मत करिए। हमारे दिल में रखेंगे हम, हमारे दिल में है ही नहीं हमारे हिंदू भाई को, वो दिल तो काट के बकरे को दे चुके हैं, हमारे दिल में रखेंगे। अभी मैं गौरव के पास जा रहा हूँ, चलिए मैं गौरव के पास जा रहा हूँ, अभी ऑडियो बंद है सबका, मैं गौरव के पास जा रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे। गौरव भाटिया आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि भाई 22 की वजह से पोलराइज करने के लिए चुनाव आने वाले हैं, ये सारी खबरें प्लांट की जाती हैं और वहां पर लोग भी हैं वो आप लोगों के हो सकते हैं। गौरव देखिए, पहले तो मौलाना जी की बात का ही उत्तर देता हूं। मौलाना जी अभी तो कह रहे हैं सौहार्द, मेरे दिल में प्यार, गंगा जमुनी। ये वही मौलाना है अमन जी जिन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया को, भारत को ही क्या इस्लामिक बना देंगे और धमकी दे डाली थी। क्यों ऐसा हुआ था ये बताएं। दूसरी बात, आप बताइए कार्रवाई सर, जरा याद दिला दीजिए आप। हाँ मैं दिलाऊंगा। हाँ बोला था गौरव भाटिया साहब, आप एक वकील है, आप एक बड़ी पार्टी के नेता है। ना साहब, गलत बात को तो टोकना पड़ेगा सर। ना चलिए, ना साहब, आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं सर। मैंने लगाया और सुनिए, आपको प्रूफ देना होगा। अच्छा चलिए, आप कहिए सर के फैसले का आप स्वागत करते हैं राम मंदिर के। बोलिए चलिए, बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, चुप हो जाइए। हाँ, राम मंदिर के फैसले का स्वागत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। चलिए आप मेरी बात सुनिए, कोर्ट का आदर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, मैं आपको इसलिए इज्जत दे रहा हूँ क्योंकि एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, दर्शकों को समझ में आएगा। तू तड़ाक करके थोड़ी ना बोलेंगे, अभी और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ गौरव बोलेंगे। धन्यवाद। गौरव देखिए अमन जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि पुलिस को कार्रवाई करनी है, सरकार को कार्रवाई करनी है, और मैंने बताया किस तरह से डीएम एसएसपी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आप याद करिए, अभी
जब जबरन धर्मांतरण करा रहा था, उमर नाम का एक व्यक्ति था, 1000 जबरन धर्मांतरण उन्होंने कराए, उसके बाद कार्रवाई भी हुई। तो सपा ने तो समर्थन किया है ऐसे व्यक्ति का, कोई उसके खिलाफ एक बयान नहीं बोला। मैं इस चीज का बिल्कुल विरोध करता हूं। भाटिया जी, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। अच्छा, चलिए कहिए कि गलत कह रहे हैं। ये जो जबरन धर्मांतरण का ये लीजिए कानून आया, आज सुनिए, आज सीधी बात है गौरव भाटिया जी, देखिए प्रशासन को आखिर कोई कार्रवाई करने की छूट क्यों नहीं दी गई? ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये साथ साथ बोलना अच्छा नहीं ले जाइए। जब प्रशासन की विफलता है, ये आपकी योगी सरकार की विफलता है कि जो कुछ गुंडे एक मोहल्ले में जाके पूरे उस मोहल्ले का अमन चैन खराब कर देते हैं, लेकिन आपका प्रशासन, आपकी पुलिस कहीं पर भी नहीं जाती है कि उस मोहल्ले के लोगों का कुछ भी भला हो सके। ऐसे नहीं होता है। ये क्या है, 10 सेकंड में कूद पड़े, हो अल्लाह चिल्लाते रहो। अरे अपनी बारी में बोलिएगा भाई, चर्चा के नियम होते हैं जी। धन्यवाद। ये अखिलेश यादव का ही बयान है। जबरन धर्मांतरण पे जो कानून लाया गया, जो धर्म तटस्थ था, उस पे उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात, उमर का 1000 हिंदुओं का उसने जबरन धर्मांतरण कराया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करी। आप लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, आपने तो एक शब्द नहीं बोला। तीसरी बात, आतंकवादी पकड़े गए थे, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। आपने उन आतंकवादी जो आरोपी हैं उनका धर्म देखा, क्या अखिलेश यादव ने एक लाइन भी बोली? नहीं बोली। और आप सुनिए अपना मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का, 2-3 बातें आपको बता रहा हूं, इस पर उत्तर दे दीजिएगा। आपने लिखा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजा दिया जाएगा। आप बताइए, आतंकवादियों के जो आरोपी हैं, आप उनको मुआवजा देंगे? और सबसे बड़ी बात क्या है, इनके समय में तो अरविंद गुप्ता जी केवल और केवल एक धर्म विशेष, एक धर्म जात के होते थे। गौरव, यूपी में किसकी सरकार है? समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या? तो कार्रवाई, एक मिनट अरविंद गुप्ता जी एक मिनट शांत रहिए ना, एक मिनट। गौरव, यूपी में किसकी सरकार है? योगी जी समाजवादी की पार्टी की सरकार है क्या? की चोट पे कह रहे हैं योगी जी की सरकार है। तो फिर ये पलायन कब रुकेगा, ये बताइए ना मेरे को। ये पलायन कब रुकेगा भैया? कैराना, मेरठ, अलीगढ़, नूरपुर, बरेली, मुरादाबाद, मैं 10 जगह ऐसी गिना दूं, आपको रुकता ही नहीं है। ये एक जगह मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, मैं बता दूं हर जगह पे कार्रवाई क्या हुई है। तो ये कार्रवाई, अगर कार्रवाई हुई होती तो फिर मतलब, अगर कार्रवाई हुई होती तो ये मुरादाबाद क्यों होता? अगर कार्रवाई हुई होती तो अलीगढ़ क्यों होता? आप देखिए, सीरियल साजिश चल रही है गौरव, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। कैराना, मेरठ, अलीगढ़, नूरपुर, बरेली, मुरादाबाद, आप मुझे बताइए आज के बाद कोई ऐसा होगा कि अब खत्म आप पलायन? मैं अमन आपको बता रहा हूं, आप सुनेंगे तो जरूर बताऊंगा। हाँ जी। मुरादाबाद में जैसे ही ऐसी आशंका आई और कुछ नागरिक हमारे भाई बहन नाराज हुए, उसके बाद तुरंत एसएसपी और डीएम ने उनसे संपर्क भी साधा है और बैठक भी करा रहे हैं। बातचीत से मसला निकलेगा, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो पलायन करे। ये योगी जी की सरकार है, और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसको डंडा पड़ेगा। और अब एक और कैराना वाली कहानी नहीं, कहीं और नहीं दोहराई जाएगी, ये भी बोल दीजिए। कहीं भी अगर ऐसी वारदात की खबर भी आती है, अरे होगी तो क्यों? कार्रवाई होगी, और कोई होगी क्यों गौरव? आप बताइए ना, ये रुकता ही नहीं है। मैं रुक ही नहीं रहा। ये हर दूसरे मोहल्ले से खबर आती है, ये सामुदायिक पलायन, हर दूसरे मोहल्ले से खबर आती है गौरव, सामुदायिक पलायन। ये सवाल का उत्तर ले लीजिए कि अब ये कैराना वाली कहानी खत्म, अब होगा मुरादाबाद लास्ट है। उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू को मजबूरन पलायन, सामुदायिक पलायन नहीं होगा, सामूहिक पलायन। एक मिनट, ये जो शामली और कैराना की बात कर रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दूसरी बात मैंने आपको स्पष्ट बिल्कुल बताया है, उमर ये जो जबरन धर्मांतरण कराता था, मोहल्ला पहले हमारा, मोहल्ले के बाद कस्बा, कस्बे के बाद शहर, शहर के बाद देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे, इस सोच पे रोक किसने लगाई है? भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। तभी तो डंके की चोट पे कह सकते हैं सारे नागरिक बराबर हैं, कोई किसी को दबाएगा नहीं, कोई सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा नहीं, हम सामूहिक पलायन नहीं होने देंगे, और हर बार कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे किसी की हिम्मत भी ना पड़े।
गुप्ता जी बोलिए। आप आ रहा हूँ, कादरी जी आ रहा हूँ, और विनोद बंसल आपके पास आ रहा हूँ। गुप्ता जी आप बोलिए समाजवादी पार्टी से। बात कही कि डीएम और एसपी ने जो है संज्ञान लिया। एक बात बताइए अमन जी, जब पब्लिक को जब परेशानी होती है सबसे पहले वो कहाँ जाती है? वो अपने नियत थाने में जाती है, डायल 100 को फोन करती है। आखिर जो पास की चौकी का इंचार्ज है, जब उन लोगों ने वहां असामाजिक हरकतें करनी शुरू करी तो वहां के चौकी इंचार्ज ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों डायल 100 ने कोई भी एक्शन वहां पे क्यों नहीं लिया? क्या हर जनरल आर्मी व्यक्ति बैठा हुआ वो डीएम और एसपी से मिलेगा? इसका मतलब यह है कि सरकार के द्वारा उन्हें रोका जाता है कि आप इसको टूल देने दीजिए, आप इस चीज को बढ़ने दीजिए तब तक जब तक कि ये बहुत बड़े स्तर पर ना पहुंच जाए। एक संरक्षण मिलना है। सीधी सी बात है कि जब असामाजिक तत्व कहीं पर भी सक्रिय होता है तो अगर पुलिस चौकी का इंचार्ज अगर उस टाइम उसे वहीं पर रोक दे, कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं होंगी। और किसी भी वर्ग विशेष की बात छोड़ दीजिए, एक गुंडा एलिमेंट कहीं पर भी रहने लगे तो आप मान चलिए कि आसपास के लोग वैसे ही पलायन कर जाते हैं, क्योंकि शरीफ आदमी गुंडों के बीच में नहीं रहना चाहता। लेकिन इसे धर्म विशेष से जोड़ के जो है वो केवल इसलिए जोड़ा जा रहा है कि हमारी सरकार यहाँ पर बिल्कुल ही प्रशासनिक रूप से शून्य हो गई है। उन्होंने मान लिया है कि सत्ता में हम रहेंगे लेकिन जिम्मेदारी सब विपक्ष की होगी। एक बात आप बताइए, क्या अखिलेश मुख्यमंत्री है? दूसरी चीज आपने भी अखिलेश जी का वो दिखाया है कि समाजवादी सरकार का घोषणा पत्र, क्या अखिलेश जी ने ये कहा? उन्होंने कहा कि जिन लोगों के विरुद्ध अगर षड्यंत्र पूर्वक अगर किया गया है तो उसे जो है हम उसके न्याय दिलवाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम संविधान बन जाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। सत्य पता नहीं है, आगे बहस कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, वो आतंकियों के केस वापस लेने वाली कहानी पर तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आपकी सरकार आतंकियों को पद्म सम्मान से नवाजना चाह रही है। वो मसला छोड़ दीजिए, उसमें आप लोग घिर जाएंगे। आप लोगों ने जिन पर आतंक का आरोप था उनके केस वापस ले रहे थे, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी और पूछा था कि आपकी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, आतंकियों को पद्म सम्मान से नवाजना चाहती है क्या? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। उस पर मत जाइए, आप घिर जाएंगे, आप नहीं बचा पाएंगे। मौलाना अली कादरी आप बोलिए, उसके बाद मैं विनोद बंसल आपके पास आऊंगा। मौलाना अली कादरी आप बोलिए। साहब, सबसे पहले मैं हमारे गौरव साहब को जो है बोलना चाहूंगा कि गौरव साहब ने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो का उन्होंने जिक्र किया, तो मेरे गौरव भाई को मैं बताना चाहूंगा कि कई ऐसे मुस्लिम नौजवान थे जिनको आतंकवाद के केस में बुक कर दिया गया था। ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। ये भी हमारे को अपने को सामने रखना चाहिए। जहां पर अमन चोपड़ा कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, तो वही कोर्ट ने फिर कई ऐसे नौजवानों को बरसा बरस के बाद बाइज्जत बरी किया। और गौरव भाई ने दूसरा, एक उदाहरण, गौरव भाई ने दूसरा सवाल मुझसे किया था। सुनिए सुनिए सर, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, उत्तर प्रदेश मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मुझे सुनिए, प्लीज सुनिए। गलत पकड़ा गया। एक पहले सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि आप बाबरी मस्जिद के फैसले का आप जो है खैर मकदम करते हैं, क्या वेलकम करते हैं? तो मैं आपको बाबरी नहीं, विवादित ढांचा, हम कोर्ट का बाबरी मत बोलिए, विवादित ढांचा, विवादित ढांचा, बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचा, बाबरी मस्जिद क्यों कह रहे हैं? विवादित ढांचा आज भी तकलीफ है, लेकिन विवादित ढांचा आदर करते हैं के फैसले पर। हमने अपना सर झुका दिया। कादरी जी, अगर हमको वैसा रहता, मौलाना अली कादरी, विवादित ढांचा कहिए, बाबरी मत कहा करिए। अब चैप्टर क्लोज हो गया। वो विवादित ढांचा, बाबरी बाबर के वंशज है क्या? बाबरी वो विवादित ढांचा था, चैप्टर क्लोज हो गया। आप बोलिए विनोद बंसल, आप बोलिए। बड़े बड़े विचित्र लोग आपके डिबेट में बैठे हुए हैं। मैं बड़ी आदर के साथ कहना चाहता हूं कि वो ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट का आदर करते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय का आदर करते हैं। दूसरी बात, उसको ढांचे को बाबरी भी कह रहे हैं। और मतलब आप देखिए ना, एक एक्सट्रीम है। एक तरफ आपके जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं गुप्ता जी, मैं गुप्ता जी की इस बात से सहमत हूं कि पुलिस का डर और ये जिहादियों का मन से हट गया है, कम हो गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं उनको ये भी पूछना चाहता हूं, आखिरकार वो जिहादियों को प्रश्रय कौन दे रहा है? वो कह रहे हैं धर्म विशेष, वो उनको धर्म से मत जोड़िए, जो वो मुसलमान की साजिश है वो उनको धर्म से मत जोड़िए। मुस्लिम अतिवादी कर रहे हैं इस काम को भाई।
अमन जी, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं कुछ साल पहले ही विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मिला था। हमने कम से कम 200 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट दिया था उनको, और उसमें 5 लोगों का डेलीगेशन था, पूरा कमीशन बैठा था, और हमने ये डॉक्यूमेंट दिए थे कि भाई साहब, आपका जो अल्पसंख्यक आयोग है, कृपया इन घटनाओं पर थोड़ा सा संज्ञान ले कि जहां पर के तथाकथित अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न कर रहा है, आप इसको रुकवाइए। आप देखिए, उन्होंने बड़ी गंभीरता से सारी बातें सुनी, इस बात को माना कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, हम तो चूंकि अल्पसंख्यक आयोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो मैंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो खड़े हो जाएं, अब रोड पर आ जाएं अपने आत्मसम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए? तो बोले सर, उस समय हम कार्रवाई करेंगे। ये है इनकी मानसिकता, अभी ये है अमन जी इनकी मानसिकता। ये चाहते यही है कि हिंदू समाज खड़ा हो और हिंदू समाज अपने बस्तियों से किसी को न निकलने दे। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ जिहादी सोच के लोग हो सकते हैं, सबको ऐसे नहीं पेंट कर सकते, लेकिन ये डर दूसरी तरफ से ये जाहिर किया जाता है बार बार। मैं कहता हूँ, ये लोग क्यों चुप हैं अमन जी? ये चुप क्यों हैं? इनकी चुप्पी उसको स्वीकृति दे रही है, सेकुलर। और आखिरकार ये जो समाज, बस ये सवाल आदमी उठाता है इसके लिए कि अभी ये हाल है, 50 साल बाद क्या होगा? जब कोई कानून बनता है, देखिए धर्मांतरण लफ्जात के विरुद्ध पूजनीय योगी जी ने जो कानून बनाया, उस कानून के बाद में कितने असंख्य केसेस आ गए और कितने सारे जिहादी पकड़े गए, लेकिन किसी एक घटना पर इन दोनों में से गौरव 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। गौरव बोल लीजिए आप, गौरव आप बोल लीजिए, मुझे वाइंड अप कोई नहीं बोला इसमें। गौरव विनोद जी ने जो बात कही वो बहुत अच्छी कही कि अगर आप कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं तो ये भी एक जुल्म है। और ट्रिपल तलाक का जब कानून आया, आप देखिए, ये लोग विरोध कर रहे थे, अब ट्रिपल तलाक के मामले कम हो गए। जबरन धर्मांतरण का कानून आया, इन्होंने विरोध किया। अभी जो उमर पकड़ा गया, उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का कनेक्शन ढूंढा गया। इन लोगों ने कहा कि ये देखिए, चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई हो रही है। तो ये लोग धर्म के चश्मे से क्या देखेंगे? इनको तो धर्म का ही मोतियाबिंद हो रखा है, सब कुछ हरा हरा दिखता है, इनको और कुछ नहीं दिखाई देता। संविधान, कानून जो इनको क्या दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, बस हमको और कोई किराना ना नजर आए। गौरव, बस ये आश्वासन में आपसे चाह रहा था, इनको क्या दिखाई दे रहा नहीं दे रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद कोई और किराना वाली कहानी ना हो। असल में इलाका बदल जाता है और वो कहानी वही पुरानी होती है, पलायन वाली। और हर बार ये इत्तेफाक है, संयोग है, हर बार हिंदू परिवार ही पलायन को मजबूर होता है। कहीं नहीं है जहां मुसलमान पलायन को मजबूर हुआ, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये इत्तेफाक है, ये सहिष्णुता है, ये टॉलरेंस है, ये सेकुलरिज्म है, क्या है पता नहीं, लेकिन इलाका नया, लेकिन पलायन की कहानी वही पुरानी। आगे ना हो कैराना पार्ट 1, कैराना पार्ट 2, कैराना पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 10 हो गया। अब आगे और कैराना वाली कहानी ना हो, बस ये मेरा मकसद था इस डिबेट का। शुक्रिया गौरव भाटिया, विनोद बंसल, गुप्ता जी आपका समाजवादी पार्टी से, और मौलाना अली खादरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कश्मीर परिवार के लिए किसने छोटे से ब्रेक के बाद ताल ठोक के स्पेशल एडिशन। देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें।